गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 यूरोप फ्रांसीसी क्रांति का पार्ट नंबर 5 रीड करेंगे। डायरेक्टरी शासित फ्रांस। फ्रांस के अंदर 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका को नियुक्त किया गया, कार्यपालिका को बनाया गया 5 सदस्यों वाले, जिसको डायरेक्टर को नियुक्त किया उस कार्यपालिका के अंदर। देखिए डायरेक्टरी शासित फ्रांस कैसा था। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्ति विहीन, इनके पास संपत्ति नहीं थी, तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासन वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई थी। जैकोबिन शासनकाल में एक व्यक्ति पर केंद्रित कार्यपालिका थी, उसको बचने के लिए डायरेक्टरी बनाई गई। लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता था और परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा भी करती थी। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग को प्रशस्त कर दिया, आसान कर दिया। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत, समानता, बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने। इन मूल्यों ने आगामी सदी में सिर्फ न केवल फ्रांस बल्कि यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी? महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। वे सिलाई, बुनाई, कपड़ों की धुनाई करती थी, बाज़ारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम भी करती थी। अच्छे परिवारों के अंदर वो घरों में काम करने के लिए जाती थी महिलाएं। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई और व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके भी नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां, तीसरे स्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ पाती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना, बच्चों की देखरेख कर आदि करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में काफ़ी कम थी। महिलाओं ने और अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए, अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लिए लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। उनमें द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे मशहूर क्लब था। उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई होंगी कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। यानी निष्क्रिय नागरिक जो कम से कम अपने 3 दिन का वेतन सरकार को टैक्स के रूप में जो जमा करवाता था वो निष्क्रिय नागरिक था। बाकी सभी जो नहीं करवाते थे वो निष्क्रिय नागरिक के रूप में काउंट हुए थे। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने और राजनीतिक पदों की मांग रखी थी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ साथ सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरत दोनों को ही इनकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय भी चला सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंकराज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन उनमें से कुछ को फांसी पर भी चढ़ाया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली
सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ में अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों की प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया।